नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो बनने वाला है Y2K पर। Y2K एक ऐसी बग की बात हो रही है जो थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भाषण के अंदर, अपनी बातों के अंदर, जब उन्होंने ऐलान किया था एक बहुत बड़े अमाउंट का भारत की जनता के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को एक Y2K प्रॉब्लम की तरह दर्शाया था, जिसमें भारत के लोगों को इनडायरेक्ट वे में उनका कहना था कि जैसे इस समस्या से पूरा विश्व डरा हुआ था, उसी तरीके से कोरोना वायरस से भी पूरा विश्व डरा हुआ है। लेकिन इस समस्या का हल भी भारत ने ही ढूंढा था। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर भारत ही इस समस्या का, यानी कोरोना वायरस का हल ढूंढ सके। तब से कुछ टाइम के अंदर अंदर लोग कंफ्यूज हो गए कि Y2K प्रॉब्लम है क्या। तो आज उस Y2K प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे कि सही है या इससे झूठ है, सफलता मिली थी या नहीं मिली थी। अब सबसे पहली चीज, Y2K बग कैसे इसने संसार में मैनेज करा और कैसे ये टैकल कर सकता है कोविड-19 को। पहली बात, इसका कोविड-19 से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक एग्जांपल की तरह उन्होंने दिया था कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या का डटकर मुकाबला किया और इसमें सुधार लाए। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इसमें बीमारी का इलाज ढूंढा जाए। तो सबसे पहला ये पॉइंट देखिएगा और आगे शुरुआत करते हैं। IAS विद हरि मोहन यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार के टॉपिक की गाइडेंस या फिर आपको कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप यहां पूछ सकते हैं। उसके बाद ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, यहां पर आप कॉन्टेक्ट करके UPSC स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर मोदी ने जिस Y2K का जिक्र किया था वो क्या था। अब सबसे पहली चीज क्या है कि सन 1960 के अंदर कंप्यूटर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट हुए थे। प्रॉपर्ली शुरू होने के बाद कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर रखे जाते थे। उन कंपनियों के अंदर जो कंप्यूटर रखे जाते थे उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती थी उस समय के अंदर, क्योंकि ज्यादा कंप्यूटर्स आए नहीं थे, कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहे थे। तो उन कंप्यूटर्स की जो मियाद थी, यानी शुरुआत थी, वो मात्र सन 2000 तक ही थी, उससे आगे की नहीं थी। क्योंकि 1999 के बाद में वो कंप्यूटर्स जो थे ऑलमोस्ट डेटा और कैलेंडर वाइज और कैलकुलेशन वाइज दोबारा से 1900 वाली परिस्थिति में पहुंचने वाले थे। वो कैसे, इधर समझिए। Y2K बग का मतलब ईयर 2 और K को 1000 बोला जाता है, याद रखिएगा। इसे हम ईयर 2000 बग या मिलेनियम बग कहते थे। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम में एक हैवॉक मचा दिया, परेशानी क्रिएट कर दी, जिससे कंप्यूटर नेटवर्क्स फेल होने लग जाते और सन 2000 की शुरुआत आने से पहले सारा का सारा कंप्यूटर सिस्टम खत्म हो जाता। ये ऐसा सिस्टम बनाया गया था, ये एक ऐसा Y2K बग बन चुका था जिसके अंदर सारे के सारे देश इसकी तैयारी में लग गए, प्रोग्राम्स को करेक्ट करने में लग गए और काफी जगह फेलियर भी हुआ, तो कई जगह धीरे धीरे करके इसे रिकवर भी किया गया। लेकिन लास्ट डेडलाइन रखी गई कि 31 दिसंबर 1999 की रात को जब ये डेट पलटेगी तो कायदे से, अब इधर ध्यान दीजिएगा, 1919 की डेट बदलेगी तो कायदे से डेट आनी चाहिए थी 1 जनवरी ईयर 2000, ये आनी चाहिए थी। लेकिन उस समय के कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि ये कंप्यूटर्स का जो सिस्टम प्रोग्रामिंग की गई थी वो सिर्फ 100 सालों के लिए की गई थी, तो उस समय जो प्रोग्रामिंग की डेडलाइन आनी थी वो आनी थी 1 जनवरी 1900। यानी कि कंप्यूटर डिमांड कर रहा था, इसकी आना था ये वाला डे। अगर ये वाला डेट आ जाता तो सारी की सारी सिस्टम क्रैश हो जाता, सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता और इतना प्रॉब्लम बढ़ जाता कि पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता। 1990 के आसपास कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स बनाए जाते थे उसमें डेट डालने का जो प्रोसीजर होता था वो ये होता था 31 दिसंबर 99। वो पूरा 1999 नहीं लिखता था।
जब पूरा नहीं लिखता था तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि 99 के बाद जब 100 आएगा तो वो 0 दिखाएगा। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय के कंप्यूटर्स में मेमोरी जो होती थी और जो हार्ड डिस्क या रैम होती थी वो बहुत कॉस्टली पड़ती थी। ये वाली मशीन्स तो मेमोरी और रैम को दिखाने के लिए बनाई जाती थी जिनकी कॉस्ट जरूरत से ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। अब इस मेमोरी या सिस्टम के अंदर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की गई थी कि ये 99 के बाद 00 दिखाने की जगह 2000 दिखाए, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग थी नहीं, जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ती चली गई क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट को रिकॉग्नाइज करता था और उस समय के सिस्टम प्रोग्राम्स फेल होने लग गए। जैसे ही फेल होते सारी की सारी कंप्यूटर्स के अंदर क्लॉक्स फेल हो जाती, क्लॉक्स फेल होती तो उससे कनेक्टेड, अब सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड था इससे। अब जैसे बजट सिस्टम जो कंप्यूटर्स के थ्रू प्रोजेक्ट करना था, जहां जहां कंप्यूटर सिस्टम थे उसके द्वारा वो फ्लॉप हो जाता। इसके बाद कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी चिपसेट था वो खत्म हो जाता, चिपसेट के बाद ऑटो प्रोग्राम्स जो थे वो खत्म हो जाते। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती। एक तरीके से अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, बड़े बड़े जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उस समय के, वो इस बात के डर में थे कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। समस्या कैसी क्रिएट होती कि फेलियर तो हार्डवेयर का था लेकिन बैंकिंग व्यवस्था पूरी ठप हो जाती। बैंकिंग ठप होती तो डेबिट सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम दोनों ठप हो जाता, लोन्स परदल हो जाते, लोन्स कंफ्यूज हो जाते लोगों के कि कौन से सिस्टम में कौन सा रिकॉर्ड जाना है, कौन सा रिकॉर्ड नहीं जाना है। सरकारी सिस्टम फेल हो जाते, ट्रैफिक कंट्रोल फेल हो जाता, पावर यूटिलिटीज हॉस्पिटल की वो फेल हो जाती, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी नई कंपनियां थी जो इंश्योरेंस चला रही थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा का एक तरीके से एक ह्यू एंड क्राई वाली परिस्थिति बन चुकी थी कि सभी देशों का कंप्यूटर सिस्टम एक तरीके से फ्लॉप होना था। उस समय में भारत में इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना था क्योंकि भारत में जो कंप्यूटर प्रॉपरली लाए गए हैं वो सन 2000 के बाद लाए गए हैं और ये वाली प्रॉब्लम जो थी कंप्यूटर सिस्टम के फेल होने की उससे पहले की थी। तो इससे इंडिया और ऐसे देश ज्यादा अफेक्टेड नहीं थे, लेकिन उस समय में अमेरिका हो गया, यूएस, यूके, जितने भी कंट्रीज थे ये एकदम टेंशन में आ गए। क्यों? क्योंकि Y2K प्रॉब्लम कंप्यूटर के रनिंग सिस्टम तक नहीं, हर उस सॉफ्टवेयर के अंदर थी जिसमें कंप्यूटर की चिप लगी थी। जैसे कि एलिवेटर सिस्टम था वो फेल होता, इसके बाद टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम जिसमें ऑटो था कि भाई ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, वो फेल होता। सारे एम्बेडेड सिस्टम थे, जितने भी सेंसिटिविटी थी सब फेल हो जाती। अब क्योंकि सिस्टम जो थे पूरी की पूरी तरीके से कंपनी डाउन हो रही थी, बुरे हालात थे, 1998 के अंदर इतना डर फैल चुका था कि सिस्टम जो थे इनसे रिकवर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर एक देश से डिमांड की जा रही थी। अमेरिका ने क्या किया, अपने कहीं दंगे या वॉर ना छिड़ जाए इसी वजह से, या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ना खराब हो जाए, लॉलेस एक्टिविटीज ना बढ़ जाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था और हर तरीके से बड़ी कंपनीज के आगे प्रोजेक्ट रखने स्टार्ट कर दिए कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए इतना बड़ा, सपोज करो पूरे कंट्री के अंदर अगर एक अमेरिका में उस समय में अगर 20 लाख कंप्यूटर्स थे तो 20 लाख कंप्यूटर नए लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय में कंप्यूटर्स काफी कॉस्टली पड़ते थे। जब कंप्यूटर्स कॉस्टली पड़ते थे तो उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए या तो उसके प्रोग्राम को ठीक करना था और प्रोग्राम को ठीक करने की जगह कुछ भी ऐसा सिस्टम जो रातों रात काम कर जाए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से बात की गई, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज की टर्म जो थी तेजी से काम करने लगी, ग्रुप्स जो थे बढ़ने लगे और चेकिंग सिस्टम इंप्रूव होने लगा। इंटरनेट की फैसिलिटी से दिसंबर के अंदर क्या हुआ कि सारे के सारे एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जहां पर जो इंटरनेट से कनेक्टेड थे वहां पर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एक्सपर्ट्स ने इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को चलाने के बाद उसे ऑटोमेटिकली अपडेशन दिया। जहां जहां पर कंपनीज के पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, लैन फैसिलिटीज थी, लेकिन वो प्रोग्रामिंग जो थी वो फेल हो रही थी, वहां पर कंपनीज के एम्प्लॉयज को भेजा गया और एम्प्लॉयज को भेजकर एक्चुअली इसे करेक्ट कराया गया। उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार 300 से 600 पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ यूएस की बात हो रही है, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं।
वर्ल्ड वाइड $600 बिलियन का एक्सपेंड किया गया, खर्चा किया गया Y2K की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए, और हर एक कंपनी टेरराइज थी कि कैसे काम चलेगा। इसके लिए बहुत मेहनत की गई और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी कंप्लायंसेस थे उनको चेक किया गया, चेंजेस किए गए और इस तरीके की प्रॉब्लम को मेंटेन करके करेक्ट किया गया। इस कंप्यूटर सिस्टम के कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से जब सभी ने मिलकर इसके कलेक्टिव एफर्ट्स किए तो जाकर कहीं पर डेवलप्ड कंपनीज को इंप्रूवमेंट मिला। लेकिन समस्या उस समय की सबसे बड़ी क्या आई? इस समय की सबसे बड़ी समस्या थी एम्प्लॉयज की। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एम्प्लॉयज में भी इंजीनियर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। उस समय के अंदर अमेरिका में इतना वर्कफोर्स या इतना बेसिकली लेबर फोर्स था ही नहीं जो इतनी बड़ी समस्या से जूझ सके। भारत से अब उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उस समय के अंदर चाइना से संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे थे, तो भारत से उम्मीद की गई कि भाई ऐसे इंजीनियर्स या ऐसे बेसिकली प्रोफेशनल्स प्रिपेयर किए जाएं जिससे आने वाले आगामी वर्षों में एक तरीके से पूरा बड़ा वर्कफोर्स डेवलप्ड कंट्रीज या फिर इंडिया के अंदर ही चलाया जाए, ताकि ऐसी कोई दोबारा समस्या ना आए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को पूल ऑफ इंजीनियर्स माना गया। उस टाइम पीरियड से और उस टाइम पीरियड के बाद से इतने इंजीनियर्स की डिमांड हुई, क्योंकि भारत के अंदर तो भैया एक ईंट उठाओ तो एक गली के अंदर 4 इंजीनियर मिल जाते हैं, यानी एक ईंट उठाओ तो एक इंजीनियर मिल जाएगा। इतने इंजीनियर से तो पूल ऑफ इंजीनियर्स बोला गया। उसके बाद तो इंजीनियर्स की डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी। अलग अलग कंपनीज जब देखने लगी कि भारत में इतने इंजीनियर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो क्यों अपनी प्रॉब्लम बढ़ाई जाए, आउटसोर्सिंग के लिए सीधा इंडिया में ही क्यों ना काम शुरू किया जाए। इस परेशानी के बाद से भारत में हर कंपनी का बीपीओ सेक्टर जो था बढ़ने लग गया था। क्यों? सबसे पहली बात, यहां पे कम दाम में बढ़िया लेबर, उन्हें क्वालिफाइड इंजीनियर्स मिल रहे थे। यूएस की जो उम्मीदें थी वो इंडिया से पूरी हो रही थी। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था एक तरीके से इंडिया को उम्मीद की नजरों से देख रहा था कि यहां पर हमें हमारी डिजायर्ड काम मिल जाएगा। अब इस बीच में इन्फोसिस और टीसीएस जो थी ऑलरेडी आईटी सेक्शन थी इंडिया के अंदर, बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर अपनी कंपनी तैयार कर रही थी, और उस समय में एक तरीके से इनके खिलने का और चलने का मौका मिल गया। ग्लोब में पूरे वर्ल्ड वाइड ही अपनी सर्विसेज देने लगे। उस समय के अंदर 1998 में 1.2% का सपोर्ट मिलता था जीडीपी के अंदर, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के दिन 7.7% का जीडीपी सपोर्ट मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। इसके अंदर एक चीज और जान लीजिएगा, सबसे ज्यादा इस समय आईटी सेक्टर के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं, और जितने भी बच्चे बीटेक करके निकलते हैं, साइंस स्ट्रीम से पास आउट होते हैं, उन्हें वैकेंसीज इस समय सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है। कहां पर? इन्हीं आउटसोर्सिंग कंपनीज में, आईटी कंपनीज के अंदर। अगर वो Y2K बग नहीं आता, अगर Y2K बग नहीं होता तो इंडिया को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, और आज इतना बड़ा बूम इंडिया के अंदर नहीं मिल पाता, और वर्ल्ड को एक तरीके से बहुत कम दाम में इतनी बड़ी सपोर्ट मिल पाना इम्पॉसिबल था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, नेशंस के डिस्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए, इंडिया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बना जिससे उनकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भारत के प्रधानमंत्री क्यों कोविड-19 को Y2K से कंपेयर कर रहे हैं। कोविड-19 को Y2K से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि Y2K कंपनीज Y2K के बग को निपटाने के लिए पूरे वर्ल्ड में जितने एफर्ट्स हुए उससे ज्यादा एफर्ट्स इंडियन लेबर ने या इंडियन इंजीनियर्स ने या इंडियन वर्कर्स ने किया, और इतना जबरदस्त तरीके से इसको ट्रीट किया जिसको ट्रीट करना और लोगों के लिए, वर्ल्ड के लिए इम्पॉसिबल था। यानी कि पूरा वर्ल्ड हमसे उम्मीदें लगाए बैठा था और हम उस उम्मीद में एक नई शक्ति बनकर सामने आए। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि यदि कोविड-19 की समस्या भी है तो इसकी उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार ईयर 2000 के अंदर भारत ने उस प्रॉब्लम से लड़ाई लड़ी थी, आज उसी प्रॉब्लम से हम दोबारा लड़ सकते हैं और लड़ने के साथ साथ जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री ने जताई है। तो इस नोट के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियोस आपको प्रॉपर मैसेज दे रही होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।